तो पिछले कल हमने स्टडी किया कि जब भी हमारे पास कोई साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमारे पास होता है तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो हमारे पास एरिया ऑफ द साइकिल हमारे पास होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम ए स्टेट से बी स्टेट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है और फिर बी स्टेट से ए स्टेट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास आता है, तो इस केस में जो वर्क डन हमारे पास होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। और वर्क डन कितना होता है? एरिया ऑफ द साइकिल, एरिया ऑफ साइकिल। तो इस साइकिल का जितना एरिया है उस एरिया के बराबर जो है वर्क डन हमारे पास होता है। अगर इसके अपोजिट अगर हमारे पास हो कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम ए से बी की तरफ इस वाले पास से हमारे पास जाता है और फिर बी से ए की तरफ हमारे पास जो इस तरह से आता है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज में, तो अगर हमारे पास ए से बी और बी से ए हमारे पास सिस्टम आता है, मतलब साइक्लिक प्रोसेस हमारे पास होता है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास होता है तो इस केस में जो वर्क डन हमारे पास होता है वो हमारे पास जो नेगेटिव होता है और ये भी हमारे पास एरिया ऑफ साइकिल के बराबर हमारे पास होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द साइकिल। बस प्लस और साइन का, प्लस और माइनस का हमारे पास जो फर्क रहता है, प्लस हमारे पास तब होता है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं तो उसके इसमें जो वर्क डन है वो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो ये पिछले कल हमने इसको पढ़ा था। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है वर्क डन इज नॉट ए परफेक्ट डिफरेंशियल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर हीट एक्सचेंज, एक्सप्रेशन फॉर हीट एक्सचेंज और जिसको जनरली हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का एग्जाम्पल भी यहाँ पे पढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक हीट के बारे में बेसिकली हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। तो बताइए अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम अगर हीट गेन करता है तो उस सिस्टम का अगर फेज नहीं चेंज होता, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारे पास कोई सिस्टम है और ये सॉलिड स्टेट में हमारे पास कोई सिस्टम है और सॉलिड स्टेट में हमारे पास ये सिस्टम है, अगर हम इस सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो बोलता है कि इस केस में हमारे पास क्या होता है कि इस सिस्टम के टेम्परेचर में हमारे पास हमें जो है चेंज देखने को मिलता है। तो देयर विल बी ए चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी विदाउट चेंजिंग इट्स फेज। मतलब ये सिस्टम अगर सॉलिड है तो हमारे पास सॉलिड ही रहेगा, अगर लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, अगर हमारे पास गैसीय सिस्टम है तो गैसीय सिस्टम ही रहेगा। तो अगर हम किसी ऐसे सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं कि उसके फेज में चेंज ना हो, तो आप उसकी स्टेट्स में चेंज ना हो, सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा, तो उस केस में वो हीट क्या काम करती है, वो हीट जो है उस सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। तो हम क्या बोलते हैं कि देयर विल बी ए चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो बोलता है मान लो इस सिस्टम का हमारे पास मास जो है m है, अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसका मास m है और ऐसे सिस्टम को हम क्यू हीट सप्लाई करते हैं और उस हीट को सप्लाई करने की वजह से उसके फेज में कोई चेंज नहीं होता है, उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन उस सिस्टम का टेम्परेचर आपके पास जो है वहां पे बढ़ जाएगा। तो आपने देखा हुआ डेली लाइफ में कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट करते हैं, लो है उसको हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास m है ये इस सिस्टम का हमारे पास मास है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपने हीट इस सिस्टम को दी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी। मतलब जितनी ज्यादा आप हीट सप्लाई करेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा और हमारे पास आपका जितना ज्यादा मास है तो उतना ज्यादा आप उसको हीट सप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास कोई बड़ा सिस्टम है तो उसको आप उतनी ज्यादा उसको हीट भी सप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारे पास Q है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी। तो टेम्परेचर चेंज और मास
उसका हीट के साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह सी एम इंटू डेल्टा टी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमेशा हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो वो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे सी है, और इस कांस्टेंट सी को हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट के नाम से जानते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस केस में सी अगर आपने निकालना है तो सी आप क्या लिखेंगे, एम इंटू डेल्टा टी। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। तो इसी फॉर्मूले से हम स्पेसिफिक हीट की भी फिर डेफिनेशन दे सकते हैं। वो डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं कि बोलता है मान लो इफ m इज 1, अगर हम m को 1 ले लेते हैं और डेल्टा t को भी 1 ले लेते हैं, अगर मान लो इस m को और इस डेल्टा t को हम 1 ले लेते हैं, तो इस केस में बात नहीं करो पीछे, c विल बी इक्वल टू q। तो नीचे वाली जो बटे में टर्म है वो दोनों ही 1 हम ले लेते हैं, m भी 1 डेल्टा t भी 1, तो आप यहाँ पे क्या बचेगा, c इक्वल टू q। तो इसलिए अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट c, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज और रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। तो स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट इज ए हीट, स्पेसिफिक हीट C is a heat when it is supplied to a system and temperature of that system increase by 1 unit and that is mass of unit। मतलब हमारे पास की 1 यूनिट मास अगर है तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, अगर हमारे पास मान लो 1 ग्राम है, 1 यूनिट का मतलब 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, तो अगर हमारे पास कोई 1 यूनिट, अगर हम सिंपली इसको लिखें कि ये हमारे पास 1 यूनिट इसका मास है, तो मास इज इक्वल टू 1 यूनिट, और इसको हम यहाँ पे कोई हीट Q सप्लाई करते हैं, और इस मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो आपका डेल्टा टी मतलब कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से हमारे पास जो है चेंज हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि स्पेसिफिक हीट वो हीट है Q, मतलब C क्या है, Q ही है, Q क्या होता है, हीट। तो स्पेसिफिक हीट इज दैट हीट which increase the temperature of unit mass of a substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1 डिग्री चेंज हमारे पास वहां पे हमें देखने को मिलता है सब्सटेंस का, कि ऐसी हीट जब हम वो किसी मास को, ऐसे मास को जिसका हमारे पास जो मास है वो 1 है या यूनिट मास है, ऐसे मास को जब हम वो हीट सप्लाई करते हैं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से आपका इंक्रीज होता है, तो उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट यहाँ पे बोलेंगे। तो ये ऐसा नहीं कि ये हीट आपकी ज्यादा या कम हमारे पास होती है, बोलता है ये हीट उतनी ही होगी जो इसके इस मास के टेम्परेचर को सिर्फ 1 डिग्री आपका इंक्रीज करे, सिर्फ 1 डिग्री। तो जितनी हीट चाहिए होगी 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी, उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट का नाम यहाँ पे दे देते हैं। और स्पेसिफिक हीट के जो यूनिट हैं वो आप इस फॉर्मूले से भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। जो ये फॉर्मूला है इसमें से भी आप स्पेसिफिक हीट के यूनिट निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि हीट के जो यूनिट होते हैं वो हमारे पास जूल होते हैं। तो मैंने शुरू में बोला था कि वर्क और एसआई सिस्टम में हीट के जो यूनिट होते हैं हमारे पास जूल होते हैं, और मास के हमारे पास जो है एसआई में किलोग्राम लेते हैं, और टाइम के हमारे पास जो है हम जो है सेकंड टेम्परेचर है हमारे पास, टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, तो इसके यूनिट हम केल्विन लेते हैं जो एसआई यूनिट है। तो यहीं से हमारे पास जो यूनिट है वो आपके क्या बन जाएंगे, जूल पर किलोग्राम और पर केल्विन। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट के यूनिट होते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप स्पेसिफिक हीट के यूनिट भी इससे यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, तो ये होते हैं एसआई में, एसआई सिस्टम में। लेकिन अगर हम बात करेंगे आपके जो सीजीएस सिस्टम है, तो सीजीएस सिस्टम में हमारे पास जो यूनिट होते हैं वो हमारे पास होते हैं आपके कैलोरी पर ग्राम और पर केल्विन। ये हमारे पर केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास जो है
आपके सीजीएस सिस्टम में हमारे पास होते हैं। और पहले हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जो 1 कैलोरी हीट होती है वो आपके पास 4.183 जूल के बराबर हमारे पास होती है। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था कि 1 कैलोरी आपका 4.183 जूल हमारे पास होता है। तो अगर हम यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट लेते हैं कैलोरी में, उसको अगर आपने जूल में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 1 कैलोरी पर जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास जो होगा वो आपका होगा 4.183 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। क्योंकि यहाँ पे हम ग्राम ले रहे हैं, यहाँ पे हम किलोग्राम ले रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि किलोग्राम के आपने मतलब ग्राम के आपने किलोग्राम बनाने हैं, ग्राम के आपने किलोग्राम बनाने हैं। तो ग्राम के किलोग्राम हम कैसे बनाते हैं, 1/1000 से, मतलब 1 ग्राम के किलोग्राम हमारे पास कितने होंगे, 1/1000, और ये हमारे पास कितना होगा 10⁻³ लेकिन यहाँ पे है ग्राम इनवर्स, तो इसलिए जब हम इसका इनवर्स करेंगे तो ये 10⁻³ हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास 10⁻³ इसलिए आया हुआ है क्योंकि हमने पहले ग्राम के किलोग्राम बनाए, लेकिन यहाँ फॉर्मूले में हमारे पास ग्राम इनवर्स है। तो ग्राम इनवर्स जब हम करेंगे, मतलब मास का इनवर्स करेंगे हम हमारे पास, तो 10⁻³ का इनवर्स 10⁻³ हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो इसलिए हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में हमारे पास इतनी होती है हमारे पास, और जो जूल में है वो हमारे पास जो है एसआई सिस्टम में इतनी हमारे पास जो है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमारे पास होती है। तो ये तो हो गया हमारे पास स्पेसिफिक हीट। फिर इसके बाद हम डिफाइन करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। तो नेक्स्ट हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो जब हम यहाँ पे जो मास हमने लिया हुआ है, हमने बोला था कि अगर हमने 1 यूनिट मास का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो उस केस में जो हीट आपके पास यूज होगी उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोलर स्पेसिफिक हीट है तो बोलता है कि इस केस में हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे लेते हैं। तो बोलता है कि हमारे पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, बोलता है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस व्हेन इज टेम्परेचर रेज्ड बाय 1 केल्विन। तो वही डेफिनेशन है हमारे पास। तो अगर हमारे पास बोले कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है और 1 मोल है, अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, अगर वो हमारे पास 1 मोल है, तो उस केस में अगर हमने इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करवाना है या 1 डिग्री से इंक्रीज करवाना है, तो इसको जो हम हीट सप्लाई करेंगे इस 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए, इस 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से अगर हमने यहाँ पे इंक्रीज करना है, तो उस केस में जो हीट सप्लाइड है दैट विल बी इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट। उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। और यहाँ पे हम जो है इसको सिंपल mc डेल्टा टी से यहाँ पे लिखते हैं, mc डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो c है ये कैपिटल होता है। एक चीज का ध्यान रहे कि जो हमारे पास सिंपल स्पेसिफिक हीट थी, जो हमारे पास सिंपल स्पेसिफिक हीट थी उसको हम लिखते थे mc डेल्टा टी स्मॉल c से, लेकिन जो मोलर स्पेसिफिक हीट है उसको हम कैपिटल C से यहाँ पे लिखते हैं। और इसको हम उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमने कैपिटल C निकालना है तो ये Q डिवाइडेड बाय m इंटू डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे जो m है उसको हम यहाँ पे अगर 1 मोल लें और डेल्टा टी हम 1 लें यूनिट, तो हम क्या बोलेंगे कि स्पेसिफिक हीट हमारे पास, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वो हीट होती है जब हम किसी 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करवाते हैं। तो जब ये दोनों 1 हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, C विल बी इक्वल टू Q। तो C इज इक्वल टू Q व्हेन M एंड डेल्टा T बोथ आर टेकन एज 1। तो तभी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कब इक्वल होंगे, तो C विल बी Q
C will be equal to Q when M and delta T both will be equal to 1। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जब हम 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज करवाते हैं, तो जितनी हीट उसको लगती है उसको हम आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट यहाँ पे बोलते हैं। तो बोलते कि हमारे पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है ये दो तरह की होती है। ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ये दो तरह की हमारे पास होती है। तो बोलते कि इसके भी अगर आप यूनिट हैं तो वो निकालेंगे, वो भी सेम हमारे पास आएंगे जैसे पहले, क्योंकि फॉर्मूला सेम है तो यूनिट भी हमारे पास जो है सेम ही आपके पास आएंगे। तो हमारे पास जो यूनिट जूल पर मोल यहाँ पे आपका फॉर्मूला था Q इक्वल टू MC और डेल्टा T। तो अगर हमने C के यूनिट निकालने हैं तो हमारे पास Q बटा M इंटू डेल्टा T हमारे पास यहाँ पे होंगे। लेकिन बोलता है कि इस केस में जो हीट है वो तो हम जूल में लेंगे, लेकिन जो यहाँ पे मास है वो हम मोल में लेंगे। तो ये हमारे पास जो है मोल में आएगा और डेल्टा टी हमारे पास यहाँ पे केल्विन में हमारे पास आएगा। तो इसके यूनिट हमारे पास जो आएंगे वो जूल पर मोल और पर केल्विन हमारे पास यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट के यूनिट आपके यहाँ पे आएंगे। तो सेम जिस तरह से हमने पहले यूनिट निकाले थे तो इसके यूनिट भी हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो आपने देखा था कि वहां पे यूनिट थे आपके यहाँ पे किलोग्राम या ग्राम, लेकिन यहाँ पे जो हम जो मास ले रहे हैं वो मोल में ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास m की जगह हमने मोल जो है कंसीडर करना है। तो इस तरह से हम मोलर स्पेसिफिक हीट के यूनिट जो है निकाल सकते हैं। और ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है ये दो तरह की हमारे पास होती है। तो पहली हमारे पास होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरी हमारे पास होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये हमारे पास होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये दो तरह की हीट्स है जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, Cp और Cv। तो Cv का मतलब है कि V हम कांस्टेंट रखते हैं और Cp का मतलब है कि हम P कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे Cv कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है, Cp कांस्टेंट प्रेशर लिखा हुआ है। तो Cv हमारे पास होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर हम इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो पहले हम बात करते हैं Cv की। तो होता है Cv is the amount of heat absorbed by 1 mole of the substance when its temperature rises by 1 Kelvin at constant volume। तो डेफिनेशन बिल्कुल वही है जो पीछे हमने मोलर स्पेसिफिक हीट की। मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन थी हमारे पास कि इट इज द अमाउंट of heat required to raise the temperature of 1 mole substance by 1 degree at constant volume। ये हमारे पास नया है कि बोलता है अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं और 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करवाते हैं, तो जितनी हीट आपके पास इस प्रोसेस में लगेगी उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारे पास वही डेफिनेशन है जो स्पेसिफिक हीट की, मोलर स्पेसिफिक हीट की थी। मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर हम 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज करवाते हैं तो जितनी हीट हमारी लगती है उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। ये इतनी सी हमारे पास डिफरेंस है।
उस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के बीच में हमारे पास। और इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसमें भी हमारे पास सेम ही डेफिनेशन रहेगी जो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास आएगा। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 1 केल्विन। तो हम सेम डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ये जो ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है यही डेफिनेशन हमारे पास होगी कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा जो है जुड़ेगा। अब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेशन हमारे पास होगी। अब हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो बोलता है कि हमारे पास जो हीट गेन्ड है इज नॉट ए परफेक्ट डिफरेंशियल। तो ये बात हमने पहले भी की थी, लेकिन वो हमने की थी वर्क के केस में, कि हमारे पास जो वर्क है वो भी आपका एक कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं होता, इसलिए हम उसको dw के बजाय dw नहीं हम उसको लिखते, हम उसको डेल्टा w से वहां पे लिखते हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं होता। और उसी तरह से हम यहाँ पे भी बोलते हैं कि हीट गेन मतलब चेंज इन हीट गेन को हम डेल्टा क्यू से लिखते हैं, लेकिन डी क्यू से जनरली इसको हम नहीं लिखते हैं। तो होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये डेल्टा क्यू भी मतलब जो हीट है हमारे पास वो भी एक कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं है, वो भी हमारे पास एक कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक कंप्लीट डिफरेंशियल वो होता है जो कि पाथ के इंडिपेंडेंट हमारे पास होता है। तो जब हमारे पास हीट गेन्ड या हीट लॉस है वो आपका पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, वो हमारे पास पाथ पे डिपेंड करता है। हीट गेन्ड और हीट लॉस डिपेंड अपॉन द पाथ। सिमिलरली वर्क डन आल्सो डिपेंड अपॉन पाथ। वो हमने देखा ही था उस केस में कि अगर आप पाथ डिफरेंट लेंगे तो एरिया अंडर द कर्व डिफरेंट आएगा, वर्क हमारे पास भी डिफरेंट आएगा। तो जिस तरह से वर्क डन हमारे पास जो है पाथ पे डिपेंड करता है, और उसी तरह से हीट भी हमारे पास जो है हीट गेन्ड और हीट लॉस्ट डिपेंड अपॉन द पाथ। तो इसलिए ये भी हमारे पास एक कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं है, तो इसको हम जो है पार्शियल डिफरेंशियल यहाँ पे लेते हैं। डेल्टा W और डेल्टा Q हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। अभी हमने बोला कि हमारे पास जो Q है वो आपका MC इंटू dt हमारे पास होता है। अभी हमने बोला था कि Q हमारे पास जो MC इंटू dt हमारे पास होता है, लेकिन हम यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है Q विल बी आल्सो वेरिएबल। तो आप हीट देंगे तो तभी ये टेम्परेचर चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ पे डेल्टा क्यू कंसीडर करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, एम क्यू इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि जब हीट में चेंज होगा तभी टेम्परेचर में हमारे पास जो चेंज यहाँ पे होगा। तो जो हमारे पास हीट चेंज है वो भी आपका एम सी इंटू डी टी हम इसको लिख सकते हैं। तो Q के बजाय हम जो है डेल्टा Q यहाँ पे लिखते हैं। तो Q की जगह हम डेल्टा Q यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने किसी बॉडी के टेम्परेचर में चेंज करना है तो हमें हीट का भी चेंज करना पड़ेगा। हीट में चेंज करते जाएंगे मतलब ज्यादा ज्यादा आप उसको गर्म करते जाएंगे, उसको हीट सप्लाई करते जाएंगे, तो टेम्परेचर भी उसका जो है ज्यादा चेंज होता जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास वो क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। Cp is greater than Cv, कि जो स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होती है वो हमेशा ही मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास होती है। तो एक इसका आर्टिकल भी है, वो हम मैथमेटिकली आगे भी प्रूव करते हैं
लेकिन यहाँ पे हम इसको थ्योरेटिकली डिस्क्राइब करते हैं कि जो Cp है वो क्यों Cv से बड़ा होता है हमारे पास। हमेशा ही हम ये बोलते हैं हमेशा ही कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो इस चीज को यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों जो है Cp Cv से हमेशा ज्यादा होता है। तो बता, जब हम किसी गैस को हीट करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द प्रेशर ऑफ द गैस हैज टू बी इंक्रीज्ड। तो जैसे हमने कंटेनर यहाँ पे लिया था, तो हम उस कंटेनर की हेल्प से ही ये चीज समझेंगे यहाँ पे कि आपने पिस्टन लगा दिया इसको और इसमें आपने यहाँ पे गैस इसके अंदर यहाँ पे रख दी। बोलता है जब आप इस गैस को हीट करते हैं, मान लो आपने इसको हीट किया यहाँ पे, जब आप इस गैस को हीट करते हैं तो हीट करने से इसका जो गैस का प्रेशर है वो आपका बढ़ जाता है। जैसे आपने प्रेशर कुकर में अगर कोई चीज डाली होती है, आप उसको हीट करते हैं तो प्रेशर अंदर बढ़ जाता है। तो गैस आपकी एक्सपैंड होना चाहती है, लेकिन ऊपर से ढक्कन लगा होता है, वो ढक्कन की वजह से वो गैस एक्सपैंड नहीं होती, इसलिए गैस का प्रेशर जो है हीट करने से हमारे पास जो है बढ़ता ही जाता है। तो बोलता है एज द गैस इज नॉट अलाउड टू एक्सपैंड, मतलब कुकर के केस में हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि गैस आपकी एक्सपैंड हो। टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस हमारे पास उतनी ही रहेगी जितना स्पेस उसको मिला हुआ है, लेकिन वो प्रेशर कुकर के अंदर जो है बढ़ता ही जाता है। कब तक? जब तक कि सीटी ऊपर नहीं आती। तो जैसे सीटी ऊपर उठती है, सारी जो हमारे पास एयर है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है और गैस का प्रेशर जो है कम हो जाता है। तो जैसे प्रेशर थोड़ा कम होता है, सीटी द्वारा आपके नीचे बैठ जाती है। लेकिन जब तक सीटी ऊपर नहीं उठती तब तक गैस का प्रेशर जो है बढ़ता ही जाता है, क्योंकि वहां पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे पिस्टन है कि जैसे आप इसको हीट करेंगे ये पिस्टन आपका ऊपर को चला जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रेशर उतना नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि पिस्टन हमारे पास जो ऊपर को यहाँ पे चला जाएगा। तो बोलता कि इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमने ऐसे सिस्टम को हीट किया जिसमें कि आप इस पिस्टन को मूव नहीं होने देते, मतलब इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, तो ऐसे केस में जो आप इसको हीट सप्लाई करोगे तो वो हीट हमारे पास यहाँ पे इस गैस के टेम्परेचर को ही इंक्रीज करेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर आप इसको हीट कर रहे हैं तो इस केस में ओनली गैस टेम्परेचर विल राइज, यही ऑप्शन आपके पास बचता है। लेकिन आपका वॉल्यूम नहीं चेंज होता, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा इसमें। जैसे आप पहले बोल रहे थे कि हीट करेंगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा, आपने क्या किया, कीलें लगा दी इसको पक्की और या बेल्डिंग कर दी इसको पक्की, फिर आप इसको हीट कर रहे हैं तो ऊपर पिस्टन जाएगा ही नहीं। तो जितनी आप हीट देंगे वो हीट क्या करेगी, इस गैस का टेम्परेचर ही यहाँ पे इंक्रीज करेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि इन केस ऑफ सीवी, इन केस ऑफ सीवी हीट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस गैस। तो अगर ये गैस मान लो हमारे पास 1 मोल है, ये गैस मान लो आपने 1 मोल यहाँ पे ली हुई है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस केस में आपकी जो मोलर स्पेसिफिक हीट है, अगर हम उसको स्टडी करना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि इस केस में मोलर स्पेसिफिक हीट हमारे पास वो हुई जो कि इस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से यहाँ पे इंक्रीज करे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इस केस में मोलर स्पेसिफिक हीट सीवी की अगर हम बात करेंगे तो सीवी इस केस में हमारे पास क्या हुआ कि अगर हमने इस 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करवाना है तो उसको हम यहाँ पे सीवी बोलेंगे, और वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है तभी तो हम सीवी लिख रहे हैं। वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट कर सकते हैं, इसको बेल्ट कर दो, ये हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, तो वॉल्यूम इस केस में हमारा जो है कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस केस में अब हमारे पास जो सीवी होगा वो सिर्फ क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस गैस बाय 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इंक्रीज हमारे पास जो होगा। लेकिन बोलता है तो हम सीवी की बात हुई, सीवी सिर्फ क्या हुआ, वो हीट हुई जो कि इसका टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री से इंक्रीज करे, बाकी कुछ ना करे, वो हमारे पास सीवी होगी। लेकिन अब हम बात करते हैं सीपी की। बोलता है सीपी हमारे पास क्या हुई, सीपी हमारे पास बाय डेफिनेशन अगर हम बात करेंगे तो बोलता है ये वो हीट होती है जो 1 मोल गैस का टेम्परेचर आपका 1 डिग्री से राइज करवाती है, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर।
कि प्रेशर आपका यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास होगा, लेकिन बोलता है कि इस केस में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम पे कोई कंडीशन नहीं है कि वॉल्यूम आपका जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो इसका प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये पिस्टन आपका ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। तो जितना आप हीट करेंगे पिस्टन उतना ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है उसको आप मेंटेन रख सकते हैं, उसको आप मेंटेन रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हीट करने से प्रेशर आपका इंक्रीज होता जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने से हम बचा सकते हैं अगर पिस्टन आपका ऊपर उठता रहे। आपने देखा होगा कि अगर सिट्टी बार बार ऊपर उठती रहेगी तो प्रेशर तो बनेगा ही, प्रेशर कुकर में वो बनेगा ही नहीं। तो इसी तरह से पिस्टन अगर आपका ऊपर जाता रहेगा तो इस केस में प्रेशर आपका मेंटेन रख सकते हैं आप। तो प्रेशर को हमने इस केस में जो है कांस्टेंट रखना है। मेंटेन का मतलब कांस्टेंट, जो एक पर्टिकुलर प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पे रहे। टेम्परेचर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये जो सीपी जब आप इस सिस्टम को सप्लाई करवाएंगे तो ये दो तरह से हमारे पास यूज होगी। तो पहला तो हमारे पास जो डेफिनेशन होती है कि हमने 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हम करवाते हैं यहाँ पे 1 मोल गैस का। तो पहला तो ये होता है कि स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या होती है कि हम 1 डिग्री टेम्परेचर गैस का इंक्रीज करवाते हैं 1 मोल गैस का। तो सी की वजह से डेफिनेशन तो हमारे पास आएगी। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहां पे साथ में जो गैस है उसका प्रेशर भी हम कांस्टेंट रख रहे हैं, लेकिन जब ये ऊपर को उठेगा तो जो बाहर हमारे पास एयर है अगेंस्ट दैट एयर ये पिस्टन आपका ऊपर को उठेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस गैस को काम करना पड़ेगा। जब आप इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हीट की सप्लाई करने की वजह से हमने इसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखना है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो पिस्टन ऊपर को भी उठेगा। पिस्टन ऊपर को उठेगा तो यहाँ पे ये गैस उस पे काम करेगी अगेंस्ट द आउटसाइड प्रेशर। तो इसलिए दो तरह से हमारे पास यहाँ पे हीट सप्लाई जो है आपकी यूज हो रही है। जो सीवी था उसके केस में जो हीट यूज हो रही थी वो सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए हो रही थी, लेकिन सीपी के केस में 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर तो होगा ही होगा, लेकिन इंक्रीज इन वॉल्यूम भी हमारे पास होगा। तो वो जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो भी हीट सप्लाई करने की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हीट लगेगी। बोलने का मतलब है यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा हीट चाहिए। एक्स्ट्रा हीट क्यों चाहिए? क्योंकि आपने 1 डिग्री से भी इंक्रीज करना है और साथ में आपने वॉल्यूम भी बढ़ाना है। तो एक हिस्सा जो हीट का है वो आपका 1 डिग्री राइज टेम्परेचर करने में भी यूज हो जाएगा और एक हिस्सा इस वॉल्यूम को चेंज करने में भी यूज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सीपी हमेशा ही ज्यादा होगी आपकी। अगर हम इसको थ्योरेटिकली डिस्कस करें तो हम बोलेंगे कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी बिकॉज सीवी इज ओनली used to increase the temperature of 1 mole of gas by 1 degree, whereas Cp increase the temperature of gas by 1 degree, but also it is used to increase the volume. तो ये वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगी और 1 डिग्री टेम्परेचर भी राइज करेगी। तो इसलिए Cp जो है दो काम करती है। Cp आपके दो काम करती है और Cv आपका एक ही काम करती है। Cv सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करती है क्योंकि ये तो आपने फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन Cv हमारे पास जो है दो काम करती है। एक तो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज भी करती है, दूसरा वॉल्यूम को भी यहाँ पे इंक्रीज करती है, क्योंकि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो उस केस में वॉल्यूम बढ़ने देना चाहिए आपको। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ने देंगे तो प्रेशर कहाँ से कांस्टेंट होगा। तो इसलिए पिस्टन आपका ऊपर जाता रहेगा तो अंदर का प्रेशर लगभग कांस्टेंट रहेगा आपका। तो ये हमारे पास इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों हमारे पास जो है सीपी सीवी से बड़ा हमारे पास होता है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे, फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे।